नमस्कार दोस्तों। आज हम रीड मैंस के हिंदी सिलेबस में से शब्द विचार टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूप में प्रकट होता है। प्रयोग तथा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए। शब्द विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी में होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों बड़े बड़े हैं वो अविकारी शब्दों में। विकारी शब्द वो होते हैं जो अपना रूप परिवर्तन करते रहते हैं, और अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विकारी शब्द में से संज्ञा का। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम मतलब जैसे राधा है, राम है, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदर एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, राम एक व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये चीज़ याद रखनी, संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक, जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए वो जातिवाचक, जो इमोशंस प्रकट करे, जिससे कुछ भाव प्रकट हो, वो भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। पर्टिकुलर नाम आते हैं। जैसे शहरों में भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक स्पेशल शहर को दर्शा रहा है, एक पर्टिकुलर शहर को दर्शा रहा है, इसीलिए। नदियों में गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, पर्टिकुलर नदी को दर्शा रही है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत में जैसे हिमालय पर्वत पर्टिकुलर नेम को दर्शा रहा है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों में दीपावली, वो एक पर्टिकुलर नाम को दर्शा रही है। पुस्तकों में राघव प्रकाश, ये जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तु, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति के प्राणियों, जैसे मनुष्यों में सब मनुष्य की जाति का बोध होता है। इसमें मनुष्यों में आदमी भी आ जाते हैं, औरत भी आ जाते हैं, लड़के, लड़कियां, उनकी संपूर्ण मनुष्य की जाति का बोध होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे वस्तुओं में एक है फ्रिज की एक जाति है। फ्रिज की एक जाति है, जबकि एलजी फ्रिज ये
व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फ्रिज के नाम को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे अब आगे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे गाय की एक जाति है और गाय की एक स्पेशल नस्ल का नाम लेके या पर्टिकुलर गाय का नाम लेके अपन बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदमियों की जाति है, आदमी में किसी का पर्टिकुलर नाम लेंगे राम तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पुस्तकों की जाति है और पर्टिकुलर पुस्तक का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक। नदी की जाति है और गंगा नदी व्यक्तिवाचक। आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फूल फल, धातु, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्द के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव ऑल ओवर करके इमोशंस में किसी की क्वालिटी बताना, किसी का रिलीजन बताना, किसी की दशा, किसी का काम बताना कि क्या कार्य करता है, किसी के मन में क्या भाव चल रहे वो बताना, तो वो सब भाववाचक संज्ञा है। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण, दोष, किसी की अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया का जो मूल रूप होता है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे जातिवाचक संज्ञा में शिशु की जाति है तो उसमें भाव कौन सा निकल रहा है, शैशव का भाव या शिशुता का भाव निकल रहा है। विद्वान की जाति है तो विद्वता का भाव निकल रहा है। मित्र की जाति है तो मित्रता का भाव निकल रहा है। पशु की जाति है तो पशुता का भाव निकल रहा है। पुरुष की जाति है तो पुरुषत्व का भाव निकल रहा है। सती की जाति है तो सतीत्व का भाव निकल रहा है। लड़का की जाति है तो लड़कपन का भाव निकल रहा है। गुरु की जाति है तो गौरव का भाव निकल रहा है। बच्चा की जाति है तो बचपन का भाव निकल रहा है। सेवक की जाती है तो सेवा का भाव निकल रहा है। सज्जन की जाती है तो सज्जनता का भाव निकल रहा है। आदमी की जाती है आदमियत का भाव निकल रहा है। इंसान की जाती है इंसानियत का भाव निकल रहा है। दानव की जाती है तो दानवता का भाव निकल रहा है। बूढ़ा की जाती है तो बूढ़ापा का भाव निकल रहा है। बंधु की जाती है तो बंधुत्व का भाव निकल रहा है। और व्यक्ति की जाती है तो व्यक्तित्व का भाव निकल रहा है। ईश्वर की जाती है तो ऐश्वर्य का भाव निकल रहा है। चोर की जाती है तो चोरी का भाव निकल रहा है। ठग की जाती है तो ठगी का भाव निकल रहा है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम है मम, स्व, आप, सर्व, निज, अपना, एक, ये सब सर्वनाम होते हैं। याद करने लायक चीज़ें हैं ये सब सर्वनाम होते हैं। मम सर्वनाम से ममता या ममत्व का भाव निकल रहा है। स्व सर्वनाम से स्वत्व का भाव निकल रहा है। आप सर्वनाम से आपा का भाव निकल रहा है। सर्व सर्वनाम से सर्वस्व का भाव निकल रहा है। निज सर्वनाम से निजत्व का भाव निकल रहा है। अपना सर्वनाम से अपनापन या अपनत्व का भाव निकल रहा है। एक सर्वनाम से एकता का भाव निकल रहा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण है भयानक विशेषण से भय का भाव निकल रहा है। विधवा विशेषण से वैधव्य का भाव निकल रहा है। चालाक विशेषण से चालाकी का भाव निकल रहा है। शिष्ट विशेषण से शिष्टता का भाव निकल रहा है। ऊंचा विशेषण से ऊंचाई का भाव निकल रहा है। नम्र से नम्रता का भाव निकल रहा है। बुरा विशेषण से बुराई का भाव निकल रहा है। मोटा विशेषण से मोटापे का भाव निकल रहा है। स्वस्थ विशेषण से स्वास्थ्य का भाव निकल रहा है। मीठा विशेषण से मिठास का भाव निकल रहा है। सरल विशेषण से सरलता का भाव निकल रहा है।
शूर विशेषण से शूरता या शौर्य का भाव निकल रहा है। लोभी विशेषण से लोभ का भाव निकल रहा है। सहायक विशेषण से सहायता का भाव निकल रहा है। आलसी विशेषण से आलस्य का भाव निकल रहा है। प्यासा विशेषण से प्यास का भाव निकल रहा है। निपुण विशेषण से निपुणता का भाव निकल रहा है। बहुत विशेषण से बहुतायत का भाव निकल रहा है। मूर्ख विशेषण से मूर्खता का भाव निकल रहा है। वीर विशेषण से वीरता का भाव निकल रहा है। न्यून विशेषण से न्यूनता का भाव निकल रहा है। आवश्यक विशेषण से आवश्यकता का भाव निकल रहा है। हरा विशेषण से हरियाली का भाव निकल रहा है। भूखा विशेषण से भूख का भाव निकल रहा है। पतित विशेषण से पतन का भाव निकल रहा है। सुंदर विशेषण से सुंदरता का भाव निकल रहा है। छोटा विशेषण से छुटपन का भाव निकल रहा है। दुष्ट विशेषण से दुष्टता का भाव निकल रहा है। काला विशेषण से काली माया कालापन का भाव निकल रहा है। निर्बल विशेषण से निर्बलता का भाव निकल रहा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया क्या है? सुनना, गिरना, चलना, कमाना, ये सब क्रियाएं हैं। इनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञा। सुनना क्रिया से सुनवाई का भाव, गिरना क्रिया से गिरावट का भाव, चलना क्रिया से चाल का भाव, कमाना क्रिया से कमाई का भाव, बैठना क्रिया से बैठक का भाव, पहचानना क्रिया से पहचान का भाव, खेलना क्रिया से खेल का भाव, जीना क्रिया से जीवन का भाव, चमकना क्रिया से चमक का भाव, सजाना क्रिया से सजावट का भाव, लिखना क्रिया से लिखावट का भाव, पढ़ना क्रिया से पढ़ाई का भाव, जमना क्रिया से जमाव का भाव, पूजना क्रिया से पूजा का भाव, हंसना क्रिया से हंसी का भाव, गूंजना क्रिया से गूंज का भाव, जलना क्रिया से जलन का भाव, भूलना क्रिया से भूल का भाव, गाना क्रिया से गान का भाव, उड़ना क्रिया से उड़ान का भाव। हारना क्रिया से हार का भाव, थकना क्रिया से थकावट या थकान का भाव, पीना क्रिया से पान का भाव, बिकना क्रिया से बिक्री का भाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनना। दूर अव्यय से दूरी का भाव, ऊपर अव्यय से ऊपरी का भाव, धिक अव्यय से धिक्कार का भाव, शीघ्र अव्यय से शीघ्रता का भाव, मना अव्यय से मनाही का भाव, निकट अव्यय से निकटता का भाव, नीचे अव्यय से नीचाई का भाव, समीप अव्यय से सामीप्य का भाव। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम सर्वनाम में। सर्वनाम भाषा में सुंदर, संक्षिप्त और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज और सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। एक शब्द है जैसे राम आएगा और राम खाना खाएगा, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। इसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करके हम इसको इस तरह लिखेंगे, राम आएगा और वह। राम की जगह पे इसे वापस रिपीट नहीं करेंगे, राम की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वह खाएगा या खाना खाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। ये एक बार तो संज्ञा आ गई जिससे अपने को पता चल गया कि कौन आ रहा है क्या। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये है संज्ञा और ये है सर्वनाम। ठीक है। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और यहाँ पे अपने पढ़े थे संज्ञा के 3 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में जस्ट संज्ञा के डबल भेद होते हैं। सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम याद करने की एक ट्रिक होती है अपना
सपना, अपना सपना। अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प पुरुषवाचक सर्वनाम। न निश्चयवाचक सर्वनाम। स संबंधवाचक सर्वनाम। प प्रश्नवाचक सर्वनाम। और न निजवाचक सर्वनाम। अपना सपना से सर्वनाम याद हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अपना सपना। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं पुरुष के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होते हैं? उत्तम हम खुद को मानते हैं, तो मैं या हम तो है उत्तम। मध्यम में कौन होता है? तुम या तेरा, तुम क्या हो? मध्य में हो। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह या उसे ये अन्य पुरुष होगा। जो, सो, उसकी, कौन, किससे, स्वतः और स्वयं। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। जिन सर्वनामों का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने वाले तो उत्तम पुरुष, मैं या हम। सुनने वाले मध्य पुरुष, तुम या तुम, तू या तुम। और जिसके विषय में कुछ कहा जाए मतलब अन्य पुरुष, या उसको अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, तो इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करते हुए कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष जिनके बारे में बातें की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, यह, आप। अब सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ तथा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका इनका मुख्य 2 प्रयोग है। निकट की वस्तु के लिए हम बोलते हैं ना यह, ये, ठीक है, और दूर की वस्तु के लिए कहेंगे ना वे। तो ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि एक निश्चितार्थ प्रकट कर रही है, यह, ये और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई। कुछ में भी कुछ निश्चित नहीं है कि कितना भी हो सकता है, और कोई में भी जैसे कोई आया है तो ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है, ठीक है, कोई आया है मतलब कोई भी आ सकता है, लड़की, लड़का, कोई भी। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। प्राणीवाचक मतलब जिसमें जीव हो वो उसके लिए होता है कोई। अपन ऐसे नहीं बोल सकते कोई, मतलब किसी निर्जीव के लिए कोई नहीं बोल सकते। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए या निर्जीव के लिए होता है, जैसे कुछ केले यहाँ पड़े हैं, कुछ रुपए दे दो। ऐसे सिर्फ निर्जीव के लिए ही प्रयोग होगा। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो उपवाक्य है, मतलब एक वाक्य यहाँ है, एक यहाँ है, इन दोनों के मध्य में प्रयुक्त होता है। तो उपवाक्यों के बीच में यहाँ प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, इसका संबंध इससे बताता है, ये दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बीच में क्या क्या आते हैं, जैसे जो आ सकता है, जिसे, जिसको, जिसका, जो सोएगा सो खोएगा,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, इत्यादि। जो जिसे जिसको जिसको जो सोएगा सो खोएगा, तो ये दोनों है संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों है संबंधवाचक। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो और वह, ये है संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये क्या है, प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज तुम्हें क्या चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं ना, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, खुद के लिए बोल रहे हैं ना, तो निजवाचक। आप मेरे घर कब आ रहे हैं, मेरे खुद के लिए बोल रहे हैं ना, तो निजवाचक। इस वाक्य में अपनी, मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। क्रिया, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु, संस्कृत में जो क्रिया होती है ना, उसको धातु कहते हैं। हिंदी की क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। धातु, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में, हिंदी क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी की क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़, पढ़ धातु है, उसमें ना जोड़ने पर पढ़ना। उठ धातु में ना जोड़ने पर उठना। तो पढ़ना और उठना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया मतलब किसी काम का करना, किसी काम का होना। पढ़ रहा है मतलब कुछ काम कर रहा है, तो वो हो गई क्रिया। उठ रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, हिल रहा है, चल रहा है, तो क्रिया हो गई। परिभाषा, जब शब्दों में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, अलग अलग आधार पर क्रिया के अलग अलग भेद हैं। अभी इनको 3 आधार पर हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कर्म के आधार पर या तो कर्म सकर्मक होगी या अकर्मक होगी। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक या द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होती है। संरचना में वैसे तो 4 शब्द है, पर हम इसमें क्रिया का भेद मानेंगे 5 प्रकार की। संरचना में 5 प्रकार की। कर्म में 2 शब्द है तो क्रिया 2 प्रकार की। 5 प्रकार की संरचना में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब आते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर 3 प्रकार की होती है। काल के आधार पर 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये तो सबको याद होगा। कर्म के आधार पर क्रिया, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्म का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कोई ना कोई कर्म जरूर होना चाहिए। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है, तो बच्चा चित्र बना रहा है, चित्र बनाने का कर्म कर रहा है, तो इसमें कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया। गीता सितार बजा रही है, गीता क्या बजा रही है, सितार, तो सितार बजाने का कर्म कर रही है, तो कर्म है तो ये है क्रिया। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बजा रहा है, क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, चित्र कर्म निकलेगा। तथा गीता क्या बजा रही, तो उत्तर होगा सितार,
तो कर्म निकलेगा। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। जब सकर्मक क्रिया में हमेशा जब भी सकर्मक क्रिया की पहचान करनी हो तो क्या या क्यों से प्रश्न पूछ लो, उसमें जो भी उत्तर आए तो वो उसका कर्म होगा। अगर क्या या क्यों से प्रश्न पूछने पर किसी बात का उत्तर आए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, और इस क्या और क्यों से प्रश्न पूछने पर उस बात का उत्तर नहीं आए तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है तो प्रश्न पूछो, देखिए बच्चा क्या बना रहा है, तो आंसर निकल रहा है ना चित्र, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। गीता क्या बजा रही है, तो सितार, तो सकर्मक क्रिया होगी। इस जगह पे ऐसे होता है गीता बजा रही है, तो अब करो देखिए क्वेश्चन, गीता क्या बजा रही, तो उत्तर नहीं आ रहा है ना क्योंकि सितार है नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। अब आती है सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद है। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, या माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। माँ क्या पढ़ रही है, तो अखबार पढ़ रही है, तो ये सकर्मक तो है पर एक कर्मक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या का उत्तर मिल रहा है, क्यों का नहीं मिल रहा है। अगर क्या या क्यों में से किसी एक का उत्तर मिलेगा तो एक कर्मक, या अगर क्या और क्यों दोनों का उत्तर मिलेगा तो द्विकर्मक क्रिया। अब आता है द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो क्या सिखा रहा है और किसे सिखा रहा है, सॉरी गलती हो गई, क्यों नहीं किसे होगा यहाँ पे, किसे, क्या और किसे, माफ कीजिएगा। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो क्या सिखा रहे, कंप्यूटर, और किसे सिखा रहे, छात्रों को, तो यहाँ पे दोनों का आंसर मिल रहा है ना, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी, जहाँ 2 कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। सेकंड आता है अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है उससे क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है, तो कौन गाती है, तो कौन गाती है, आशा, कर्ता। तो कौन से क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्या और किससे से क्वेश्चन करेंगे, अगर आंसर आए तो सकर्मक और नहीं आए तो अकर्मक, और अगर कौन से क्वेश्चन करे, कौन से, और उसका आंसर आए और कर्ता आए तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे आशा गाती है, तो यहाँ पे क्या और किससे से तो आंसर नहीं आएगा। अब कौन गाती है, कौन से क्वेश्चन करो, कौन गाती है, तो आशा गाती है, तो कौन से क्वेश्चन करने पर उसका आंसर आए और आंसर में कर्ता आए तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब सेकंड है संरचना के आधार पर, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर क्रिया किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आ गए, स्वागत करो, इन दो क्रियाएं और दोनों अलग अलग अर्थ रख रही है फिर भी एक साथ आ रही है, तो ये दोनों संयुक्त हो रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है और स्वागत करो सहायक क्रिया है। क्रिया क्या है, आ गए, ये तो है मुख्य क्रिया, और स्वागत करो ये क्या है, सहायक क्रिया। इस प्रकार मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अतः इसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। ये मुख्य क्रिया है फर्स्ट में, सेकंड में सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। ये तो स्वागत करो एक क्रिया है, पर और भी हो तो भी ये संयुक्त क्रिया ही होगा। नाम धातु क्रिया,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और धातु मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण, धातु मतलब क्रिया की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जब ये धातु शब्दों में पीछे प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया बनाई जाती है, धातु में नाम धातु किन्हें कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। जब धातु मतलब क्रिया की तरह प्रयुक्त हो, क्रिया की तरह संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रयुक्त हो और इनके पीछे प्रत्यय लगाकर किसी क्रिया का निर्माण किया जाए तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा है। हाथ क्या है? संज्ञा है। और हाथ को अपन नाम धातु की तरह मतलब क्रिया की तरह प्रयुक्त करेंगे तो हाथ का बनेगा हथिया, ठीक है। और हथिया के पीछे प्रत्यय लगा तो हथिया प्लस आना तो हथियाना क्रिया। तो हथियाना क्रिया एक नाम धातु क्रिया है। सूखा विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। सूखा विशेषण सूखे को धातु की तरह प्रयुक्त करो मतलब सूखे की क्रिया बनाओ तो सूखा ही रहेगा। और सूखे के पीछे प्रत्यय लगाओ तो फिर नाम धातु क्रिया बनेगी। आना प्रत्यय, सूखा प्लस आना तो सुखाना, ये क्रिया है तो ये नाम धातु क्रिया है। अपना एक सर्वनाम है, सर्वनाम को क्रिया की तरह प्रयुक्त करो नाम धातु क्रिया की तरह तो अपना ही बनेगा। तो अपना के पीछे प्रत्यय लगाओ, अपनाना क्रिया, तो ये एक नाम धातु क्रिया है। ये थोड़ा याद रखने लायक है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या कार्य करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, उसने खुद खुदाई करके तालाब नहीं बनाया, उसने तालाब बनवाया, दूसरों को प्रेरणा दी, दूसरों से बनवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया था, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये गलत लिखा हुआ है, पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया है। दो क्रियाएं एक साथ हो जिसमें से जो क्रिया पहले हुई वो पूर्व या पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। और जो पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया होती है वो अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया के रूप दिया जा सकता है। जैसे मूल धातु कोई क्रिया है उसमें कर और लगा दे तो सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया के रूप में दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, मूल धातु तो खेल, ये खेलना, इसमें कर और लगा दो तो खेल कर पढ़ने बैठेगा। पहले ये काम करेगा, पढ़ेगा कब? जब पहले खेल कर पढ़ेगा। इसमें खेल कर क्या है? पूर्णकालिक क्रिया है। पहले खेलेगा फिर पढ़ेगा। वह पढ़कर सो गया, वो सो तो गया, सोने की क्रिया तो कर ली पर उससे पहले एक और क्रिया करी उसने पढ़ने की, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पढ़कर पूर्णकालिक क्रिया। इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु, कर और पढ़कर, पढ़ मूल धातु और कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया को समाप्त होते ही तत्कालिक दूसरी क्रिया घटित होती है तो धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, चोर भाग तो गया, भागने की क्रिया तो उसने कर ली पर कब? पुलिस के आने के बाद। आते ही एक तत्कालिक क्रिया है, ठीक है। कृदंत क्रिया, जिस क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ दो और उनसे जो क्रियाएं और बने उन्हें कृदंत कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल क्रिया है, ठीक है, इसके पीछे प्रत्यय जोड़ो तो चलना, चलता, चलकर, लिख क्रिया से लिखना, लिखता, लिख कर, ये कृदंत क्रिया बनेगी क्रिया के पीछे ही जोड़कर, है ना।
अब थर्ड आता है काल के आधार पर। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया के 3 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में बहुत समय के कार्य के संपन्न बीते समय के कार्य के संपन्न होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया, चला गया वो, ये काम हो गया कब से, ये भूतकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय के कार्य में संपन्न होने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, ये काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए ये वर्तमान में चल रहा है, इसीलिए वर्तमानकालिक क्रिया। भूतकाल मतलब जो पहले कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। भविष्यकालिक क्रिया जो आने वाले समय में होगी। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, ये व्यक्ति की विशेषता है भला व्यक्ति। विशेषण क्या हो गया? भला। और विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष व्यक्ति। भला तो हो गया विशेषण, यहाँ भला व्यक्ति, तो ये भला तो हो गया अपने विशेषण, और व्यक्ति हो गया विशेष्य। नीला, छोटी, भला शब्द विशेषण है और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति विशेष्य है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5। हालांकि इसमें 4 शब्द है, फिर भी हम विशेषण के प्रकार कितने मानेंगे? 5। ये याद रखने की ट्रिक है, ऐसे शब्द जैसा कुछ नहीं है, बस याद रखने की थोड़ी आसान ट्रिक हो जाएगी। विशेषण के 5 भेद। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित या निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराए, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्या वाचक होता है एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, ये है। और अनिश्चित जैसे कई, कुछ, बहुत, सब। निश्चित में तो निश्चित होती है कि एक ही, दो है कि 3 है। और अनिश्चित में कोई निश्चित नहीं होती, जैसे कई सारी हो सकती है, कुछ मात्रा में चीनी है मेरे पास में बहुत मात्रा में चीनी है, सब आदि। परिणामवाचक ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल अथवा माप का बोध कराते हुए परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। मात्रा, तोल और माप का बोध कराए, वहां पे परिणाम क्या निकला, इसकी मात्रा क्या है, इसका तोल क्या है, इसका माप क्या है, कुल मिला के परिणाम क्या है। निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में निश्चित होगा कि इतनी मात्रा है, इतना ही तोल, इतना ही माप है। जैसे 2 लीटर है, 5 किलो है, 3 मीटर है, निश्चित है। अनिश्चित में जैसे थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है, अच्छा आदि। संकेतवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सिंपल सी बात जान लो, जैसे कोई संज्ञा है, ठीक है, जैसे संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक शब्द ले लो व्यक्ति, तो ये क्या है? जातिवाचक। और इसके आगे ही सर्वनाम लगा दो, वह व्यक्ति। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो इसे
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक जो विशेषण है वही सार्वनामिक विशेषण है। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आ गया। जैसे इस गेंद को मत फेंको, गेंद क्या है? संज्ञा है। इस क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उस पुस्तक को पढ़ो, पुस्तक संज्ञा, उस सर्वनाम, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आए हैं, इन वाक्यों में इस, उस और कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य शब्द संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी एक क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, माफ़ कीजिएगा। बनारसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और साड़ी भी क्या है? एक संज्ञा है। तो ये संज्ञा ही संज्ञा की विशेषता बता रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही संज्ञा की विशेषता बता रही है। तो ये संज्ञा के आगे इसकी विशेषता बताकर तो ये विशेषण बन गया। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि, इसमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही शब्द हैं जो उसकी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है अपना प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण की ही कोई विशेषता बता रहा है तो वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, परिश्रमी ही एक विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। और बहुत परिश्रमी, तो ये परिश्रमी की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत परिश्रमी है। तो शीला अति विनम्र लड़की है, तो विनम्र तो है ही, ये तो उसकी विशेषता है, पर अति विनम्र की विशेषता भी है कि अति विनम्र, तो ये इसका प्रविशेषण हो गया अति। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है, बहुत और अति प्रविशेषण है। ठीक है। विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द मूल रूप से क्या होते हैं? मूल रूप से विशेषण ही होते हैं किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा प्लस प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना। जैसे रंग संज्ञा है, ईन प्रत्यय है तो रंगीन विशेषण बन रहा है। राष्ट्र संज्ञा है, ई प्रत्यय है तो राष्ट्रीय विशेषण बन रहा है। स्वर्ण संज्ञा है और इम प्रत्यय है तो स्वर्णिम विशेषण बन रहा है। सर्वनाम से विशेषण बनाना, जैसे मैं सर्वनाम प्लस एरा प्रत्यय तो मेरा विशेषण बन रहा है। तुम सर्वनाम प्लस हारा प्रत्यय से तुम्हारा विशेषण बन रहा है। जैसे मेरा पेन, पेन की विशेषता क्या बता रही है कि ये मेरा है। विशेषता पेन की विशेषता क्या है कि ये मेरा है। जैसे तुम्हारा लड़का, लड़के की विशेषता क्या है कि ये तुम्हारा है। ठीक है। क्रिया से विशेषण बनाना, पूजन प्लस ई है, पूजन क्रिया के साथ में ई प्रत्यय जोड़ने से पूजनीय विशेषण बनेगा। लूट क्रिया के साथ में एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा विशेषण बनेगा। झगड़ा क्रिया के साथ में आलू प्रत्यय जोड़ने से झगड़ालू विशेषण बनेगा। अव्यय से विशेषण, जैसे बाहर पीछे एक अव्यय है, आगे पीछे बाहर ऊपर नीचे ये सब अव्यय होते हैं। बाहर के साथ में ई प्रत्यय जोड़ने से बाहरी विशेषण बनेगा। पीछे के साथ में ला प्रत्यय जोड़ने से पिछला विशेषण बनेगा। अब आते हैं अविकारी शब्द जो परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं आता अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन होना, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि, इनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूतकाल हो, भविष्यकाल हो तो भी, या वर्तमान काल हो तो यहाँ का यही रहेगा, वहाँ का वही रहेगा। धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे ही चलेगा। ये सब ये जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर है, नीचे है, दायां है, बायां है, किसी भी काल में, किसी भी लिंग में ये सब परिवर्तित नहीं हो सकता।
जैसे लड़की भी दाएं ही खड़ी होगी और लड़का भी दाएं ही खड़े होगा। लड़की लड़के की लिंग की वजह से दाएं दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी वजह से ये अव्यय है। अव्यय का भेद, अव्यय शब्द के 4 भेद है। 4 है, 1 2 3 4, तो इसके भेद भी 4 मान लो। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया का डबल कर लो, 4। कालवाचक, स्थानवाचक, वृत्तिवाचक या परिणामवाचक। और समुच्चय बोधक को 2 भागों में बांट लो, समानाधिकरण और व्यतिकरण। समुच्चय बोधक को 2 भागों में, च से याद रख लो, यहाँ पे 2 च आ रहे हैं तो 2 भागों में, समानाधिकरण और व्यतिकरण। क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता कौन बताए, यहाँ वहाँ जल्दी बहुत, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कालवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है और काल के आधार पर बता रहा है कि आज। तुम दिल्ली कब जाओगे, इस वाक्य में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अतः अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद, तुरंत, प्रातः आदि, ये सब काल में आएंगे, कालवाचक में। स्थानवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ वहीं कहीं, ऊपर नीचे, बाएं पास, दूर, अंदर बाहर, सामने निकट आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें क्रिया के निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे करते हो, किसी कार्य की रीति मतलब तरीका बता रहे हैं, किसी कार्य के होने का तरीका, रीति बता रहे हैं। इसकी रीति बहुत धीरे धीरे चलने की, इसकी रीति बहुत तेज तेज चलने की। ऐसे जरा तेज कदम उठाओ, झटपट पहुंचना है, इसकी रीति से झटपट काम करने की है, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कितने रुपए लगेंगे, वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहे ले लो। तो ये सब क्या बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं। इन वाक्यों में कितना, उतना, जितना शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अब नेक्स्ट आता है अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय से याद रखो, मूछें जो होती है वो ऐसी होती है, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ेगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ेगा। ठीक है, उन्हें समुच्चय मतलब 2 मूछों को जो जोड़ेगा उन्हें समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही है, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ और कारण बताने या विपरीत बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। समान 2 चर्चा आ रहे हैं तो 2 भेद हो गए, समानाधिकरण और व्यतिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं जो इस प्रकार है। इनमें संयोजक, 2 मूछों को तो हम जोड़ रहे हैं, पर इसमें संयोजक बीच में क्या आ सकता है, और आ सकता है, तथा आ सकता है, एव आदि आ सकते हैं। और तथा एव ऐसे करके बीच में और तथा एव लगा के जोड़ेंगे। विभाजन संयोजक, ये तो जोड़ने के लिए, राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है, राम तथा श्याम दोनों को जोड़ रहा है, राम एवं श्याम दोनों को जोड़ रहा है। विभाजन अव्यय, विभाजन मतलब इन दोनों मूछों को जो अलग अलग करने का काम करेगा, इनके बीच में ऐसे या जैसे
झाड़ू लगाओ या पोछे लगाओ, दोनों में से एक काम करने, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये विभाजन अलग अलग कर रहे हैं इनको, झाड़ू लगाओ अथवा पोछा लगाओ, ठीक है। झाड़ू अथवा पोछा में से कोई एक काम करो, कोई एक। झाड़ू लगाओ कि पोछा लगाओ, मतलब एक काम करो, चाहे झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ, ठीक है। चाहे झाड़ू लगाओ नहीं तो पोछा लगाओ, ठीक है। तो अलग अलग कर रहे हैं, इसमें से एक ही काम करना है, दोनों नहीं करने हैं। और संयोजक में दोनों चीज़ों को जोड़ रहे थे। विरोध प्रदर्शन मतलब ये एक, इसमें तो कोई बात कह दी और यहाँ पे संयोजन लगा कि इसी बात का विरोध कर रहे हैं, ये तो है पर ऐसा नहीं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा विरोध प्रदर्शन। जैसे जैसे गणित के अध्यापक अच्छे हैं पर, विरोध प्रदर्शन करो इसके, पर उनकी औसत वाली प्रश्नावली पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो विरोध कर रहे हैं। गणित वाले अध्यापक अच्छे हैं परंतु उनकी औसत वाली प्रश्नावली पे पकड़ अच्छी नहीं है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गणित वाले अध्यापक अच्छे हैं परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन उनकी औसत वाली प्रश्नावली पर पकड़ अच्छी नहीं है। परिणाम दर्शक जो परिणाम बताए, मतलब उसने ये किया, इसमें बताएंगे उसने उसने ये किया अतः उसको ये फल प्राप्त हुआ, इसमें परिणाम बता रहे हैं कि उसको क्या परिणाम मिला। उसने ये किया अतः उसको ये फल प्राप्त हुआ, जो करेगा सो भरेगा, उसने ये कर्म क्रिया फलत उसको ये परिणाम प्राप्त हुआ। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक मुख्य वाक्य में, ये तो एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक, ये एक मुख्य, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे तो जोड़ेंगे, यहाँ पे दो एक से अधिक आश्रित वाक्य और जोड़ लेंगे। जैसे कारणवाचक, क्योंकि, इसीलिए, के कारण, चूंकि, बीच में कारण बताएंगे, क्योंकि, इसीलिए, कारण, चूंकि। उद्देश्य वाचक, उद्देश्य होता है जो कि, ताकि। उद्देश्य क्यों, मैंने ये इसीलिए किया, मैंने ये किया ताकि मतलब कुछ उद्देश्य है। संकेतवाचक, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ऐसे, यद्यपि, तथापि, जब, तब, ये संकेत बता रहे हैं। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, मानो, ये सब स्वरूपवाचक है, ठीक है। स्वरूप में कि, जो, अर्थात, मानो। संबंध बोधक, ऐसे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय है, इसमें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं, इसलिए इसके भेद इस प्रकार है कि संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। संबंध बता रहे हैं, कालवाचक में संबंध होगा आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, किसी काल का बोध कराए। स्थानवाचक में पास का संबंध, पीछे का संबंध, ऊपर का, आगे का, बाहर का, भीतर का, समीप का संबंध। दिशावाचक में तरफ, ओर, पार, आसपास का संबंध। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी का संबंध। निमित्तवाचक में इस हेतु, इस हित, इस वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत, इनका संबंध। विरोधवाचक में उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध का संबंध। सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह का संबंध। तुलनात्मक में अपेक्षा, सामने, बल्कि आदि का संबंध। विनिमय में वाचक में बदलते, जगह, सेवा, अलावा, अतिरिक्त का संबंध। संग्रहवाचक में तक, मात्र, पर्यंत, भर का संबंध। हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारक, वास्ते का संबंध। जिसमें अधिबोधक अव्यय में ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, मनोभाव के परिणाम स्वरूप उनके उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, अच्छा, इसको थोड़ा जोर दे के बोलेंगे, छी, वाह आदि। इसमें विस्मय हो रहा है ना, हर सूचक में होगा आहा, वाह, शाबाश, खूब, बहुत खूब। शोक सूचक में आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक में अरे, अरे रे, बाप रे
आश्चर्य सूचक में क्या, ए, हैं, तिरस्कार सूचक में छी, हट, दिक, स्वीकार सूचक में जी हाँ, अभिवादन सूचक में नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, चेतना सूचक में होशियार, चेतावनी सूचक में होशियार, खबरदार, सावधान, कृतज्ञता सूचक में धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। संज्ञा के भेद बताइए। 2 तो नहीं होते, 5 नहीं होते, 4 नहीं होते, 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये भाववाचक। व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है उन्हें विकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तित होते हैं तो विकारी शब्द, और नहीं परिवर्तित हुए तो अविकारी। विशेषण जो विशेषता बताए, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हो। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़की, एक पर्टिकुलर नाम थोड़ी ले रखा है, इसमें लड़कियों की सभी जातियों का बोध हो रहा है। ठीक है। आप सर्वनाम है, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुन्ना क्रिया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कोई अनिश्चयवाचक है, आप तो सर्वनाम है, जिसकी, ये तो संकेत वाचक है, क्या प्रश्नवाचक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भी बाजार जाना है, इसमें सर्वनाम कौन सा लगेगा? मुझे भी बाजार जाना है, वरना भी, वहाँ भी, कल भी, ये नहीं आएगा। वह चलता है, इसमें विशेषण, वो धीरे धीरे चलता है, तेज से ही चलता है। रोज विशेषण नहीं है, कल कहाँ विशेषण नहीं है, सहारे विशेषण नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें अपनी सभ्यता या संस्कृति पर गर्व, दोनों में से एक पे गर्व, दोनों पे होगा ना। अथवा मतलब अलग कर रहे हैं इनको, नहीं, के साथ, सभ्यता के साथ संस्कृति पर गर्व है, मतलब इसको संस्कृति के साथ को गर्व जबरदस्ती कर रहे हैं। हमें दोनों पे समान रूप से गर्व है, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। खूब मन लगा कर पढ़ो। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा, ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, है ना। खूब मन लगा कर पढ़ो, अन्यथा तो नहीं होगा। खूब मन लगा कर पढ़ो चूंकि नहीं, सूट ही नहीं हो रहा है। खूब मन लगा कर पढ़ो क्योंकि परीक्षा में नहीं, सूट ही नहीं हो रहा है। हरीश सत्य बोलता है, कभी कभी सत्य बोलता है, नहीं, कभी नहीं सत्य बोलता है, नहीं, क्योंकि सत्य बोलता है, नहीं, हरीश सदैव सत्य बोलता है। वह मोहन है, कोई नहीं था। वह मोहन के, कोई नहीं था। वह मोहन के और कोई नहीं था, नहीं। वह मोहन के या कोई नहीं था, नहीं। वहाँ मोहन के अथवा कोई नहीं था, नहीं। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, सही। बोलो कोई सुन लेगा, चिल्लाकर बोलो कोई सुन लेगा, नहीं। गाकर बोलो कोई सुन लेगा, नहीं। जोर से बोलो कोई सुन लेगा, नहीं। धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 से लगा के 20 तक आपको करने हैं। ये एक दो उदाहरण सबके देख लेते हैं। बगीचे में आम के पेड़ है, तो यहाँ विशेषण है। विशेषण क्या है? पेड़ों की विशेषता बता रहे हैं कि आम के पेड़ है, तो आम है। और वेद है संकेतवाचक विशेषण, संकेत कर रहे हैं। वे पुस्तकें हमारी है, तो विशेषण है वे। और पुस्तकें है जातिवाचक संज्ञा, तो ये सार्वनामी क्या, संकेतवाचक विशेषण है। हमें काले कोट हमने काले कोट बनवाए हैं, तो विशेषण है काले। और यहाँ पे भेद है गुणवाचक, विशेषता बता रहे हैं ना। सफ़ेद कबूतर आया है, तो विशेषण है सफ़ेद। और भेद है गुणवाचक, कबूतर की विशेषता बता रहे हैं, कबूतर का गुण बता रहे हैं। वह विदेश से वापस आ गया है। अब ये नीचे निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। ये तो विशेषण और उसका भेद, ठीक है। क्रिया का भेद है, ये यह सभी पहलवानी करते हैं, तो क्रिया क्या है, करना। और भेद क्या है, सभी क्या करते हैं, पहलवानी, तो सकर्मक क्रिया। ये सब्जियां बेचते हैं, ये सब्जियां बेचते हैं, तो क्रिया है बेचना। और भेद है सकर्मक। और गुरुजी गणित पढ़ाते हैं, तो क्रिया है पढ़ाना और भेद है सकर्मक। क्या पढ़ाते हैं, गणित, ठीक है। ऐसे ही सब करने हैं।
और ये है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मित्र की जाति मित्रता का भाव, पुरुष की जाति पौरुष का भाव, सती की जाति सतीत्व का भाव, सेवक की जाति सेवा का भाव, व्यक्ति की जाति व्यक्तित्व का भाव, सज्जन की जाति सज्जनता का भाव, दानव की जाति दानवता का भाव, ब्राह्मण की जाति ब्राह्मणत्व का भाव, ठग की जाति ठगी का भाव। सर्वनाम है मम सर्वनाम ममता का भाव, स्व सर्वनाम स्वत्व का भाव, सर्व सर्वनाम सर्वस्व का भाव, अपना सर्वनाम अपनत्व का भाव, चालाक विशेषण विशेषण से भाववाचक संज्ञा चालाक विशेषण चालाकी का भाव, शिष्ट विशेषण शिष्टता का भाव, सूक्ष्म विशेषण सूक्ष्मता का भाव, ऊंचा विशेषण ऊंचाई का भाव, निपुण विशेषण निपुणता का भाव, बहुत विशेषण बहुतायत का भाव, हरा विशेषण हरियाली का भाव, सुंदर विशेषण सुंदरता का भाव, बैठना क्रिया बैठक का भाव, पहचानना क्रिया पहचान का भाव, खेलना क्रिया खेल का भाव, जीना क्रिया जीवन का भाव, लिखना क्रिया लिखावट का भाव, बिकना क्रिया बिक्री का भाव, हंसना क्रिया हंसी का भाव, जलना क्रिया जलन का भाव, भूलना क्रिया भूल का भाव, गाना क्रिया गान का भाव, उड़ना क्रिया उड़ान का भाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय दूर अव्यय दूरी का भाव, ऊपर अव्यय ऊपरी का भाव, शीघ्र अव्यय शीघ्रता का भाव, मना अव्यय मनाही का भाव, निकट अव्यय निकटता का भाव, समीप अव्यय सामीप्य का भाव। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं जिनमें जो भी आपको अव्यय उचित लगे। पिता पुत्र घूमने जा रहे हैं, पिता और पुत्र ऐसे ही आपको करने। धन्यवाद दोस्तों।